फैसलाबाद में शौहर बीवी को दफनाते हुए कब्र में कैमरा लगाकर बोला, ये बदकार थी। जो भी उस पर अजाब कब्र देखना चाहता है तो आ जाए। यूं ढेरों लोग कब्र का अजाब देखने बैठ गए। फिर जो ही मगरिब की अजान हुई तो मैंने असमा से पसंद की शादी की थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दुबली पतली लड़की थी, लेकिन बहुत ज्यादा सेहतमंद ना थी, क्योंकि सारे घर का काम भाग भाग के करती थी। पर मेरी माँ को फिर भी वो पसंद नहीं आ रही थी। मेरी माँ के दिल को नहीं भा रही, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कोई और लड़की पसंद की थी और उसके साथ मेरी मंगनी को 2 साल हो गए थे। ऐसे में 2 साल के बाद जब मैंने बिना किसी को खबर किए अपनी पसंद की लड़की से निकाह भी कर लिया और उसके बाद अपनी माँ को बताया कि मैं तो निकाह कर चुका हूँ, तो मेरी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। बात भी ऐसी ही थी, लेकिन जिस लड़की से उन्होंने मेरी मंगनी करवाई थी मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे पता चला था कि उसका 2-3 लड़कों के साथ चक्कर है और मेरी बीवी, जो अब मेरी जिंदगी भर की हम सफर बन गई थी, वो बहुत ही नेक और अच्छी औरत थी। उसने कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ था और उसके खानदान वाले भी बहुत अच्छे थे। मैंने अपनी माँ को बताए बगैर निकाह इसलिए किया था कि अगर मैं माँ को बताता तो वो वावेला ही करती। वावेला तो उसने अभी भी किया, लेकिन कम से कम शादी तो हो चुकी थी, इसलिए हम लोगों को ज्यादा वक्त फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी बीवी को खुश रखने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो मेरी माँ को खुश करना चाहती थी। वो कहती थी कि एक न एक दिन तो उन्हें मुझसे खुश होना ही पड़ेगा। वो सारे घर के काम करती, पर मेरी माँ खुश नहीं होती थी। जिस लड़की से उन्होंने मेरी मंगनी करवाई थी, मैंने उस पर बदकिरदारी का स्टैंप लगा के उसे छोड़ा था, और उसमें कोई झूठ नहीं, क्योंकि वो बदकिरदार थी और शायद ये बात मेरी माँ बाप के दिमाग में बैठ गई थी। मेरी माँ ने एक दिन मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हारी बीवी के कमरे में गैर मर्द है और उसने अंदर से दरवाजा भी बंद कर रखा है। जल्दी आओ, देखो कि तुम्हारी बीवी के कमरे में तो गैर मर्द बैठा हुआ है। ये बात सुनकर मैं भी हैरान रह गया और फौरन घर की तरफ रवाना हो गया था। मुझे मेरी बीवी पे भरोसा होना चाहिए था और मुझे मेरी माँ की बात सुनकर इस तरह से भाग के नहीं आना चाहिए था। लेकिन बात ही ऐसी थी कि मेरी बीवी के कमरे में कोई गैर मर्द बैठा हुआ था। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। जैसे ही मैं घर आया मैं सीधा कमरे में गया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, बहरहाल दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखा और अपना सर पकड़ के रह गया। मेरी बीवी ने कहा कि क्या हो गया आपको उस्मान, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। मैं कहने लगा कि वो कुछ नहीं, एक जरूरी कैमरा भूल गया था घर पे, इसलिए जल्दी जल्दी आया हूँ। वो कैमरा अलमारी से निकाल के दे दो। उसने मुझे कैमरा निकाल के दे दिया और मैंने उस आदमी को भी सलाम किया। मैंने कहा कि खाना खा के जाना। मैं कैमरा लेके बाहर आया तो मैंने अपनी माँ से कहा कि आपको किसने कह दिया कि ये गैर मर्द है। ये उसका सगा भाई है जो बाहर के मुल्क रहता था और अभी पिछले हफ्ते ही आया है। अपनी बहन की शादी में शरीक ना हो सका था, इसलिए उसको मुबारकबाद देने के लिए आया है। उसने मुझे रात को ही फोन किया था कि मैं आऊंगा, इसलिए आज मैं दुकान का काम जल्दी खत्म करके आने वाला था। आपने तो मुझे उसके सामने शर्मिंदा ही करवा दिया। क्या सोचता होगा वो कि मैं ऐसे पागलों की तरह भागकर क्यों आया हूँ। मुझे मेरी माँ ने कहा कि मुझे क्या पता था ये उसका भाई है। वो तो सीधा उसके कमरे में आया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया और कमरे के अंदर चला गया। उसने तो मुझे बताया भी नहीं कि ये मेरा भाई है, मुझसे मिलवाया भी नहीं। मैंने कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो वाकई गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पे ऐसा इल्जाम लगा के मुझे उसके सामने शर्मिंदा करवा देती। जब रात हुई तो असमा से पूछा कि तुमने भाई का अम्मी से तारुफ नहीं करवाया था, तो उसने कहा कि भाई ने खुद अपना तारुफ करवाया, क्योंकि जब वो घर में आए तो अम्मी सामने ही बैठी थी। मैं तो कमरे में काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि मैं असमा का भाई हूँ, बाहर के मुल्क से आया हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ है? तो फिर ऐसे में मैंने क्या तारुफ करवाना था। इसका मतलब कि मेरी माँ ने झूठ बोला था, घर में फसाद डलवाया था। लेकिन अब मैंने अपनी माँ की भी अदालत नहीं लगवाई, क्योंकि मुझे पता था कि वो ऐसा ही करती हैं। वो किसी तरह असमा को बदकिरदार साबित करना चाहती थी। एक दिन वो इसी तरह किसी से फोन पर बात कर रही थी तो मुझे कहने लगी कि तुम्हारी बीवी ने आज 2 घंटे पता नहीं किससे फोन पे बात की है। मुझे इतनी बातें सुनाई कि मैंने भी उससे सवाल कर डाला, तो वो कहने लगी कि 2 घंटे नहीं, सिर्फ 1 घंटा बात की है, वो भी एक दोस्त है जो शादी करके दोस्त दूसरे मुल्क चली गई है। अब उसकी तलाक हो रही है। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैं उससे बात कर रही थी, उसे तसल्ली दे रही थी, समझाने की कोशिश भी कर रही थी कि बात तलाक तक ना जाए। दो औरतें जब
इतने सालों बाद किसी इतने बड़े मसले पे बात करें तो 1 घंटा बात करना कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं होती है। ये तो छोटी छोटी हरकतें थी जो हमारे घर में हो रही थी। आसमा ने कुछ महीनों बाद खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है, और जब मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छी सूरत हाल है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है कि इनके 9 महीने बहुत अच्छे गुजर जाएंगे। क्योंकि अस्मा काम काज करने वाली लड़की थी इसलिए उससे अभी तक कोई मसला नहीं था। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन इस खबर ने भी मेरे अलावा और किसी को खुशी नहीं दी। मेरी माँ के दिल में अभी भी अस्मा के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बनी थी। वो बेचारी परेशान होती थी। मैंने उसे तसल्ली दे दी कि जब बच्चा आ जाएगा तो अम्मी तुम्हारे साथ भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ एक जिद्दी औरत है। उसने सारी जिंदगी मेरे बाप को भी इसी तरह जलील किया, अपने ससुराल वालों को भी, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी। जब मेरी माँ की शादी हुई तो मेरी नानी ने शुक्र का कलमा पढ़ा था, और जब मेरी माँ ज्वाइंट फैमिली से अलग हुई थी तो उन लोगों ने भी शुक्र अदा की थी। कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं, और मेरी माँ भी ऐसी ही थी। जब कोई आपके अपने के बारे में कोई बुरी बात करता है और वो ऐसा नहीं होता तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन जब कोई उसको बुरा कहता है और वो वाकई बुरा होता है तो फिर आपको गुस्सा नहीं आता, आपको अफसोस होता है। और मुझे भी अफसोस होता था, लेकिन मैंने अपनी बीवी के सामने ये नहीं कहा था कि मेरी माँ तो है ही ऐसी, बस तुम उनकी बातें सुन के भूल जाया करो। मैंने उनसे कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हुआ करो। मेरी माँ झगड़ा भी करती थी, खुद ही मेरी बीवी को बातें सुनाती थी, खुद ही कहती थी कि ये हो गया वो हो गया, और अगर वो इतना भी कह देती कि नहीं अम्मी ऐसा नहीं हुआ था तो रोना शुरू कर देती और कहती थी कि इसने मेरे साथ जबान दराजी की है। मैं जब भी घर आता था मुझे कोई ना कोई इस तरह की टेंशन वाली बात सुनने को मिलती। कभी ऐसा नहीं देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो। अब मेरी बीवी का बच्चा होने वाला था, उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतनी टेंशन लेती, लेकिन वो ये घर छोड़ के भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरी माँ ने सारे घर के काम उस पर डाल दिए थे, और अब इसके बगैर ये घर नहीं चलता था। एक दिन मैं दुकान में ही था जब ना जाने घर में कैसी लड़ाई हुई। क्या हुआ कि मेरी माँ ने बहुत इंतहाई गलत कदम उठा लिया। ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये सब कुछ हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये मेरी माँ ने किया था। मेरी बीवी 7 महीने की हामला इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरी माँ ने उसे धक्का दिया था, उसका सर दीवार में जाके लगा था। जब मैं घर आया तो घर में मोहल्ले की 2 औरतें पहले से ही मौजूद थी, और मुझे पहले ही पता चल गया कि ये सब कुछ हो गया। मुझ पे तो गोया क़यामत ही टूट पड़ी थी। मेरी ही बीवी माँ बनने वाली थी, वो इस दुनिया से चली गई। उन्होंने कहा कि ये औरत जिना कर रही थी, तुम्हारी माँ ने इसको पकड़ लिया और हल्का सा थप्पड़ लगाया, लेकिन उसका सर दीवार से जा लगा और ये इस दुनिया से चली गई। मेरी हालत कुछ अजीब सी हो गई। मैं ऐसे हो गया कि जैसे मुझ पर क़यामत आ गई। लोग क़यामत का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि क़यामत कब आएगी। क़यामत आएगी जब किसी के साथ इतनी बड़ी मुसीबत हो जाए, तो क्या वो उसके लिए क़यामत नहीं होती? फिर वो और किस क़यामत से डरेगा? मेरी तो औलाद भी दुनिया से चली गई जो इस दुनिया में आने वाली थी, और मेरी बीवी भी जिसको मैं मोहब्बत करके लाया था। मैंने अपनी माँ से लड़ना शुरू कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बीवी बद किरदार नहीं थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने क्यों धक्का दिया? मेरी माँ ने कहा, मैं क्या तेरी बीवी की जान लेना चाहती थी? हादसा हुआ है और हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो औरतें भी मेरी माँ के साथ मिली हुई थी, लेकिन वो औरतें मेरी माँ की ही सहेलियां थी। मैंने कहा कि नहीं मानता कि मेरी बीवी बद किरदार थी। मेरी माँ ने कहा कि अगर इस्लाम में कोई किसी की जान भी ले लेता है ना, या कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो उसे फिर भी ज्यादा बड़ी सजा नहीं दी जाती। सबसे बड़ी सजा जिना पर दी जाती है। तेरी बीवी ने जिना किया है, इसलिए तेरी बीवी का हिसाब आज रात से ही शुरू हो जाएगा। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो उसकी कब्र में कैमरा लगा दे और फिर देख उस पे कैसे अजाब आता है। और लोग भी जमा हो गए, कुछ रिश्तेदार भी आ गए, उनके सामने भी ये मामला आ गया। मेरी माँ ने साफ कहा था कि मेरे धक्का देने की वजह से ये इस दुनिया से गई है, लेकिन ये इसी काबिल थी क्योंकि ये बद किरदार थी। अगर मेरी माँ ये कहती कि मैंने जानबूझ के तेरी बीवी को इस दुनिया से रवाना कर दिया है, तो क्या तभी मैं अपनी माँ से बदला तो नहीं ले सकता था? कोई बात तो ऐसी नहीं कर सकता था, उनको गालियां तो नहीं दे सकता था। मैं तो बस अफसोस ही कर सकता था, लेकिन अब अगर ऐसी बात थी तो उनको ये साबित करना था। मैंने कहा कि तू कैमरा लगा और हम सब देखेंगे कि इसके ऊपर कैसा अजाब आता है। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरा तो दिमाग घूम रहा था। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, हम ऐसा करेंगे ताकि कल को तेरे दिल में कोई बात ना रहे, क्योंकि तू मेरा बेटा है और तूने और मैंने एक ही घर में रहना है। मेरा कैमरों का काम था, मेरे पास बड़े बड़े कैमरे थे, छोटे से बटन जैसे कैमरे से लेके बड़े कैमरे तक मेरे पास हर किस्म का माल था। और ये कोई मुश्किल नहीं था कि मैं कब्र के अंदर कैमरा लगाता और उसकी इतनी रेंज होती कि हम अपने घर पे बैठ के इसका मंजर देख सकते थे।
मेरा एक शागिर्द भी था, मेरी माँ ने उससे कहा कि ये काम तेरा है, तू जाके कब्र में कैमरा लगा देना और जल्दी-जल्दी दफना दिया जाए। मेरी बीवी के माँ-बाप को भी बता दिया गया, लेकिन जब तक वो आए तब तक मैयत को कब्रिस्तान ले जा चुके थे। उसे जल्दी-जल्दी दफना दिया गया और कैमरा भी लगा दिया था। मोहल्ले की सारी औरतें और जब जैसे-जैसे बातें फैली, बहुत सारे लोग घर आ चुके थे और एलईडी की तरफ देख रहे थे। अब जाके मुझे ऐसे लगने लगा था कि ये जो कुछ भी हुआ है हकीकत है और मेरी दुनिया लुट चुकी है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि मर्द बन। मैंने कहा कि क्या मर्द के दिल में जज्बात नहीं होते? वो मेरी बीवी थी। मेरी माँ ने कहा कि जब तुझे पता चल जाएगा ना कि वो वाकई बद किरदार थी, तो फिर तेरी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। बस तू देख के अभी होता क्या है। उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी भी मेरा दिमाग ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि मैं जिस बीवी को सुबह जीता जागता खुश छोड़ के गया, वापस आया तो वो इस दुनिया में नहीं थी। वो मुझे 2 दिन पहले ही कह रही थी कि अम्मी पूरा दिन मुझसे लड़ती झगड़ती रहती हैं। शाम तक मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे कुछ दिन के लिए मेरी अम्मी के घर छोड़ आए। तो मैंने उससे कहा था कि हाँ, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए छोड़ आऊंगा। तुम बस 1 हफ्ते का खाना बनाकर फ्रिज में फ्रीज करके चली जाना। तो कहने लगी कि अम्मी को ताज़ा खाना पसंद है, वो फ्रीज किया हुआ खाना नहीं खाएंगी। एक काम करूंगी, मैं अपनी अम्मी के घर से खाना बनवा के उनके लिए दे दिया करूंगी। लेकिन हमारे घर में ज्यादा अच्छा खाना नहीं बनता है। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अम्मी के लिए खाना बना दूंगा या बाहर से ले आऊंगा। तुम 1 हफ्ता बस अपनी माँ और अपने पापा के साथ गुजारना ताकि तुम्हें भी थोड़ा आराम मिले। वो कहती थी कि आप मुझसे प्यार करते हैं ना? मैं उससे कहता था कि बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा और कोई भाई भी नहीं है, इसलिए अम्मी ने सारी जिंदगी हमारे साथ ही रहना है। अब मैं क्या कहूँ, वो मेरी माँ है, लेकिन बस क्या कह सकता हूँ। हमें उनके साथ गुजारा करना होगा। वो कहती थी कि मुझे कोई मसला नहीं है, वो आपकी माँ है, मैं उनको ये सोचकर बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो आपकी जन्नत है। और मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने अपनी बीवी को गले से लगा लिया और कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छी हो और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। लेकिन आज क्या हुआ मेरे साथ? मैं बदकिस्मत बन गया। मैं उसे जिंदा छोड़ के गया और मुझे ये बताया गया कि इस दुनिया में नहीं है। और मुझे ये बताया गया कि मेरी वो बीवी जिस पे मुझे खुद से ज्यादा इतबार है, ज़िनाकार निकली। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी माँ ने उसे इस दुनिया से भी रवाना कर दिया। इतनी नफरत थी मेरी माँ को उससे। अगर उसने वाकई कोई गुनाह किया था तो मेरे आने का इंतजार तो कर सकती थी। मैं उसका इंसाफ करता, मैं बताता कि क्या करना है, मैं उसको छोड़ देता अगर वो बुरी होती। लेकिन उसकी जिंदगी छीन ली गई। उसके माँ बाप भी मेरी तरह ही बैठे थे, गरीब लोग थे, कुछ नहीं कर सकते थे। उनके घर में तो 2 वक्त की रोटी नहीं थी। बेटा उनका बाहर गया था, कर्जे पर गया था। वो हमसे क्या लड़ते, लेकिन उनकी वो नजरें जो मुझे देख रही थी, मुझे भी मार देने के लिए काफी थी। उन्होंने यही कहा कि तू बेटी लेके आया था क्या? आपकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा, लेकिन नहीं रख पाया। उस अपनी माँ से ही नहीं बचा पाया तो दुनिया से क्या बचाता? मेरे जिस शागिर्द को वहां पर खड़ा किया गया था वो बहुत अच्छा इंसान था, बिल्कुल मेरे भाइयों जैसा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। कब्र का मुंह बंद कर दिया गया था, सिर्फ थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी गई थी जहां से हाथ डाल के वो कैमरा वापस निकाल लिया जाता, क्योंकि वो कैमरा बहुत ज्यादा महंगा था और अभी तक मैंने उसके पूरे पैसे भी नहीं दिए थे। बाहर के मुल्क से मंगवाया था। कुछ आते थे और उस कैमरे को किराए पर ले जाते थे। थोड़ी देर के बाद कब्र के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज से आने लगी और मेरी माँ कहने लगी कि देखो देखो, अजाब शुरू हो गया इस बदकिरदार औरत पे। अरे इसने तो मेरे घर को चकला बना दिया था। कभी कोई आता था, कभी कोई जाता था। मर्दों को अंदर घुसा के दरवाजा बंद कर लेती थी। मेरी माँ ने ना जाने क्या कुछ बोल रही थी और अब जवाब देने का क्या फायदा, क्योंकि मेरी दुनिया तो लुट चुकी थी। लेकिन अचानक से लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और जब मैंने सामने का मंजर देखा तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कहने लगे, मैयत को कब्र बाहर फेंक रही है। मैं पागलों की तरह वहां से भागता हुआ कब्रस्तान की तरफ गया। कब्रस्तान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, बस यूं समझे कि 2 गलियों के फासले पर था। तभी तो हमें कैमरे का अक्स नजर आ रहा था, क्योंकि इस कैमरे की रेंज 50 मीटर से ज्यादा थी। मैं इतनी तेजी से और बुरी तरह भागा था कि मेरे अपने कदम लड़खड़ा रहे थे, मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मुझे लगा था कि टांगे सुन हो गई। मैं 2 दफा रास्ते में गिरा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरा शागिर्द मेरी तरफ भागा और उसने कहा कि वो भाभी, बस उसकी जबान से इतना ही लफ्ज अदा हुआ और उन 2 लोगों ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा कि तुम किस किस्म के इंसान हो, तुमने ये क्या किया, ये औरत तो जिंदा है। हम लोग फौरन अस्मा को लेकर अस्पताल भागे। अस्पताल वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने उसे फौरन आईसीयू में एडमिट कर लिया और वेंटिलेटर पे डाल दिया, क्योंकि उसकी फेफड़ों से ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने वाली थी। मेरी बीवी उस दुनिया से गई नहीं थी। दीवार पर सर लगने की वजह से, झटका पड़ने की वजह से वो गहरी बेहोशी में चली गई थी और मेरी माँ को उस बात का पता था, लेकिन उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरी बीवी को कब्रिस्तान पहुंचा दिया। कैमरे में हमने यही मंजर देखा कि अचानक से कोई कब्र को खोद रहा था और वो कोई और नहीं, मेरा शागिर्द था और 2 लोग थे, क्योंकि उससे अंदर से
से आवाजें आई थी। कैमरे को बाहर निकालने के लिए जो सुराख रखा गया था, शायद उसी सुराख से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अंदर गई थी, जिसकी वजह से मेरी बीवी अभी तक जिंदा थी। या खुदा का मौजज़ा था और क्या था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझ पे करम तो हुआ, पर शायद इतना नहीं जितना कि मैं हकदार था, क्योंकि गलती मेरी भी थी। मुझे पता था कि मेरी माँ ऐसी है और मेरी बीवी से नफरत करती है। मुझे मेरी माँ के साथ अपनी बीवी को नहीं रखना चाहिए था। 4 दिन तक मेरी बीवी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी और डॉक्टर्स कोई अच्छी खबर नहीं सुना रहे थे। मेरे पास जितने पैसे थे वो सब लग चुके थे। मैं मकरूज़ हो गया था। मैंने लोगों से कर्ज उठाए थे, लेकिन लोग भी मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि मेरी कहानी पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। हमारे मोहल्ले में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। सुना था कि उसकी जवान बेटी और बीवी उस दुनिया से चले गए थे। उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन खर्च करने वाला कोई नहीं था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें पैसे दूँगा, जब तुम्हारे पास हो तो वापस कर देना, और अगर नहीं हो तो बेशक वापस ना करना। मेरा बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। वो मासूम अपनी माँ के पेट में ही इस दुनिया से चला गया, क्योंकि इस सूरत हाल में ऐसा मुमकिन नहीं था कि उसकी जान बच जाती। मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान तो हो गया था, लेकिन अब अल्लाह ताला से यही दुआ मांग रहा था कि मेरी बीवी किसी तरह से बच जाए और मुझ पे करम हो जाए। मेरी माँ को सारे खानदान वाले बुरा भला कह रहे थे, सारे मोहल्ले वाले बुरा भला कह रहे थे। वो अभी भी कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। 15 दिन के बाद मेरी बीवी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया, लेकिन अभी भी वो आईसीयू में थी, और फिर पूरे 1.5 महीने के बाद उसे आईसीयू से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और मुझे कहा गया कि अभी ये बोलने के काबिल भी नहीं है और इससे मसनूई फेफड़ों से सांस देनी पड़ेगी। अभी भी उसकी हालत बहुत बुरी थी। बस वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी और उसकी आंखों से बार बार आंसू निकल आए थे। उसने मुझसे इशारे से पूछा, हमारा बच्चा? मैंने उससे कहा कि वो अल्लाह ताला के पास चला गया है। तो वो बेचारी मजीद रोने लगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके लिए इस तरह से रोना अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि अब ये कभी माँ नहीं बन सकती है, कभी कोई भारी काम नहीं कर सकती है, ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, अपने कदमों पे इतना नहीं चल पाएगी कि सिर्फ घर के अंदर ही चल सकेगी, और इसे सारी जिंदगी सांस लेने के लिए मसनूई फेफड़े लगाने पड़ेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई जदीद टेक्नोलॉजी हुई या कोई और मामला हो सका तो शायद आगे आने वाले कुछ सालों में उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके, लेकिन अभी इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मैं अपनी बीवी को घर ले आया, उसके साथ बहुत सी मशीनें आई हैं। वो मशीनों के साथ ही जिंदा रहने वाली थी। मैं पूरे 30 लाख का मकरूज हो चुका था। मेरी दुकान बिक चुकी थी, मेरे सारे कैमरे, मेरा सारा माल, सब कुछ बिक चुका था। मेरे घर में गंदगी जाले लगे थे। कुछ रिश्तेदार अच्छे थे जिन्होंने साथ दी और मेरी बीवी का ख्याल करने का वादा किया कि कुछ दिन हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उसके बाद मुझे इसका ख्याल करना था। मेरी माँ कहने लगी कि इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ा, अब हम इसको कैसे संभालेंगे, इस पे तो बहुत पैसे लगेंगे, सारी जिंदगी इसको इसी तरह संभालना पड़ेगा, अब ये तेरे किस काम की, इसके तो बच्चे भी नहीं होंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अपना सामान बांधे, हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कुछ देर के लिए अपनी बीवी को एक नर्स और अपने सास ससुर के हवाले किया और अपनी माँ को लेकर अपने मामू के घर पहुंचा। मेरे मामू बहुत अमीर थे और उनके घर में बहुत सारे लोग थे। वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। मैंने कहा कि ये आपकी बहन, इसे अपने पास रख ले और मेरे हाल पे रहम करें। मेरी माँ हैरान रह गई और वो लोग भी हैरान रह गए। उनको पता नहीं था, क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते थे। मैंने उनको सब कुछ बताया और अपनी माँ को वहां छोड़ के वापस आ गया। मैंने कहा कि आप ही संभाले, क्योंकि मेरी बीवी की हालत ऐसी है कि मैं एक वक्त में सिर्फ उसे ही संभाल सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे जाते जाते देखा और मुझे उसकी आंखों में शर्मिंदगी नजर आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अस्मा पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उससे माफी मांगी और उसने कहा कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। वो ज्यादा बातें भी नहीं करती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे मरीज की जिंदगी ज्यादा नहीं होती, वो एक आम इंसान से उसकी जिंदगी आधी हो जाती है। मैं तो इसी बात पे खुश हूँ कि वो मुझे छोड़ के नहीं गई, लेकिन जब भी उसे देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मेरी अस्मा के लिए दुआ करें, कोई करिश्मा हो जाए, जैसे अल्लाह ताला ने मौसा दिखाकर उसकी जान बचाई, इसी तरह उसकी सेहत भी वापस आ जाए। ये सोचता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कि वो कितनी ज्यादा सेहतमंद थी, कैसे भाग भाग के घर के काम करती थी, मुझे एक सेहतमंद औलाद देने वाली थी, और अब उसके साथ कितना कुछ बुरा हो गया, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ को उससे नफरत थी। बस वही सास बहू की रवायती नफरत जिसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे नहीं लगता मैं अपनी माँ को कभी माफ कर पाऊंगा, लेकिन अब मेरी सारी जिंदगी मैं अपनी बीवी के साथ ही गुजारूंगा। मैं उसी के साथ रहूंगा। वो मुझे कहती है कि आप दूसरी शादी कर ले, पर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं सारी जिंदगी उसके साथ गुजारूंगा और ऐसे ही गुजारूंगा, और अगर अल्लाह ना करे वो मुझसे पहले इस दुनिया से चली गई, मैं फिर भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। औरत की मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन मर्द की मोहब्बत भी किसी से कम नहीं होती।